नमस्कार बच्चों। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको? सर सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है सर, सुनाई दे रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा आपको? यस सर। हाँ, अब सुनाई दी। अब मुझे आपकी आवाज भी अभी सुनाई दी। चलो कोई बात नहीं। अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ये जो हमारे UT2 के कोर्स में जो स्पर्श के चैप्टर थे उसमें से ये लास्ट चैप्टर है स्पर्श का। इसके बाद संचयन का एक चैप्टर रहेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, सपनों के से दिन। इसके बाद दो ग्रामर के चैप्टर रहेंगे, एक है मुहावरे और दूसरा है पदबंध। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा वो पूरा होने में, क्योंकि चैप्टर ही संचयन का बहुत बड़ा है। लेकिन स्पर्श में ये हमारा लास्ट चैप्टर है UT2 का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने कल पाठ पूरा किया, समाप्त किया, उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा हम कर लेते हैं। बाद में ही ये कविता जो है वो शुरू करेंगे। तो जो मैं सवाल पूछूं आपको फटाफट जवाब देने। नहीं आता तो ना बोल देना है कि सर ये हमें नहीं आता, तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, रेडी हो? यस सर रेडी। चलो, तो पहले मौखिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मौखिक का है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए ढकेल रहे। जवाब आपको ऐसे लिखना है कि समुद्र को बड़े बड़े बिल्डर इसलिए पीछे धकेल रहे थे क्योंकि वो जमीन हत्या कर, समुद्र की जमीन हत्या कर, मतलब जमीन पर कब्जा करके वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। ये मौखिक है, इसलिए इसमें इतना ही आपको लिखना है। दूसरा है, लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर में था। लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, परंतु बाद में वे मुंबई वर्सोवा रहने लगे। वर्सोवा। लेकिन आपको माइक बंद कर दो बेटा जी। हाँ, आपको सिर्फ इतना ही जवाब में लिखना है कि लेखक का घर ग्वालियर, और ब्रैकेट में लिखना है मध्य प्रदेश। ब्रैकेट में पीछे लिखना है मध्य प्रदेश। आपको इतना ही लिखना है, लेखक का घर ग्वालियर मध्य प्रदेश में था। ये वर्सोवा वाला आपको इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, इसके बाद का, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? बड़ा आसान सा जवाब है इसका। जीवन डबे जैसे मकान में। पहले जनसंख्या कम थी, लोगों के हिस्से में जमीन अधिक थी, वे बड़े बड़े घरों में और खुले में रहते थे, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ वे छोटे छोटे घरों में वो विवश हो गए। ये मौखिक है, इसके जवाब 1-1.5 लाइन के होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि जीवन, आजकल जीवन जो है वो छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में
सिमटने लगा है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। आज का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। ये है इसका जवाब। चलो मौखिक का लास्ट। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे, बिल्ली ने कबूतरों का एक अंडा फूट दिया था और लेखक की माँ से गलती से अंडा फूट गया। बराबर। मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई देती है बिना टूटे फूटे? ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज जो है वो टूट टूट के सुनाई दे रही है, इसलिए इसका जवाब आपको जो अभी आपने दिया वही लिखना है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोग इसके दो जवाब अलग अलग होने के कारण, मतलब कंफ्यूजन के कारण अलग अलग लिखते हैं। दो जवाब क्यों? क्योंकि सवाल ऐसा है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे, तो इसकी जगह पर जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग प्रकार के जवाब लिखते हैं। एक तो आप बोले वो, और दूसरा जवाब ये लिखते हैं कि कबूतर इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि लेखक की पत्नी ने उनके आने जाने की जगह पर जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, मतलब उसकी जगह बदल दी। इसके कारण कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत है, इसलिए इसमें ये जवाब नहीं आएगा। जवाब यही आएगा कि कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके जो दो अंडे थे उसमें से एक अंडा जो है बिल्ली ने उचक कर तोड़ दिया, और दूसरा अंडा लेखक की माँ ने जब उस अंडे को बचाने की कोशिश की तो गलती से उनके हाथ से गिरकर दूसरा अंडा भी टूट गया। इसके कारण कबूतर जो है वो परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ये है इसका जवाब, और आपको यही लिखना है। आया समझ में मैंने जो बोला वो? Yes, sir. दो जवाब जो है इसके बन रहे हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको जवाब जो है वो लेखक की पत्नी वाला नहीं लिखना है। आपको जो जवाब है वो लेखक की माताजी वाला जवाब लिखना है। चलो अब आते हैं 25-30 पे, जो थोड़े इससे बड़े होंगे। लिखित 25-30, उसका पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? बताइए इसका जवाब। आएगा हाँ या ना? सर आप ही दे दो। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है। देखो पहले, सबसे पहले आप जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि लश्कर उनका असली नाम है, ओरिजिनल नाम। नूह जो है वो अरबी लोग उनको अरबी भाषा में एक पद के रूप में ये नूह शब्द है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लश्कर कहो या नूह, है कौन? मूल ये कौन है व्यक्ति? पैगंबर। हाँ पैगंबर है। कौन है? सोलोमन, जिसे कुरान में सुलेमान कहा जाता है, बाइबल में सोलोमन। ये एक पैगंबर है। इसका असली नाम लश्कर है, लेकिन इनको नूह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अरबी भाषा में लश्कर जो है उसमें एक पद, एक पोस्ट जो है वो नूह के नाम से जानी जाती है। इसलिए लश्कर को यहाँ पर अरबी में, अरब में नूह के नाम से जाना जाता है। नूह जो है वो एक पोस्ट है, पद है। उनका ओरिजिनल नाम लश्कर है, लेकिन उनको अरब में नूह के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनको ये पद दिया हुआ है। उन पद से ही वो जाने जाते हैं। जैसे मुझे कोई डिग्री सर ना कहे और मुझे कोई मास्टर कहे तो ये क्या है? एक पद है।
आया समझ में? यस सर। चलो इसके बाद दूसरा है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? बोलिए। बड़ा आसान सा जवाब है इसका। बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चैप्टर पूरा एक। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ शाम के समय पेड़ों के पत्ते को तोड़ने से मना करती थी क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं और उन्हें बदबू देते हैं। बराबर है, परफेक्ट जवाब है। ऐसा ही जवाब आपको बोलना भी है, लिखना भी है। चलो इसके बाद का है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन के कारण कभी भी बारिश होती है और गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी ज्यादा। ठंडी है। आयुषी है, आयुषी। यस सर। है कौन बोला? हाँ, आयुषी बहन। बहुत कड़क आवाज है, फटाफट फटाफट जो भी मन में आता है वो बोल देना है। बराबर है आयुषी तेरा जवाब। आज थोड़ी आवाज जो है ना वो परफेक्ट सुनाई दी हमें, हम सबको, लेकिन तेरी आवाज इतनी कड़क है ना, मजा आता है जवाब सुनने में। जवाब ये है कि प्रकृति में आए असंतुलन का यह परिणाम हुआ कि गर्मी में और ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिशें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग, ये जो है वो प्रकृति में आए असंतुलन के कारण हुआ। ये अनबैलेंस हुआ नेचर का, इसके कारण। ये है जवाब। बराबर? यस सर। आयुषी कल क्यों नहीं आई थी क्लास के अंदर? सर कल वो आपके टाइम पे भी फिजिक्स का लेक्चर भी था ना, मैं ज्वाइन तो हुई थी लेकिन आपके क्लास में कोई था नहीं। कोई नहीं था मेरे क्लास में। सर आपका सेकंड जब लेक्चर सर तो फिजिक्स का लेक्चर। आयुषी तेरे पास कौन सा टाइम टेबल है? पुराना वाला नहीं है ना? हमारा जो चल रहा है वही तो टाइम टेबल है, तो गड़बड़ क्यों हुई? मेरा लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर था, थर्ड जो है वो 10th बी में था, तो कैसे गड़बड़ हो गई कि दूसरे दिन का देख लिया था? वो सर आपका थर्ड लेक्चर था। नहीं सेकंड ही था, सेकंड था सर, सेकंड था और तीसरा लेक्चर था। जो आप मेरी बात सुन लो, सेकंड मेरा 10th A में था, थर्ड मेरा 10th B में था, तो आपने तो सबने सेकंड में ज्वाइन किया भी था और मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन आयुषी एक नहीं थी, बाकी सब प्रेजेंट थे। जो हर दिन रोज आते हैं वो सब के सब थे, 15-16 जो भी आते हैं, लेकिन आयुषी नहीं थी, इसलिए मैंने टाइम टेबल देखने। हाँ, तूने मंगलवार की जगह शायद बुधवार देख लिया होगा और उस टाइम ज्वाइन किया होगा, तो फिर कहाँ से होता? आज जो अभी टाइम है हमारे लेक्चर का, तूने कल इसी टाइम पे ज्वाइन किया होगा, तो उस टाइम थोड़ी कोई होगा, तो गड़बड़ हो गई होगी देखने में, इसलिए। बाकी सब पढ़े भी थे और चैप्टर हमने पूरा भी कर लिया। चलो अब नेक्स्ट, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा?
जब लेखक की माँ कबूतर के अंडे को बचाने गई तभी गलती से एक अंडा नीचे गिर कर फूट गया। इसी कारण लेखक की माँ ने प्रायश्चित करने के लिए पूरे दिन रोजा रखा। बराबर है, वेरी गुड। किसने दिया ये जवाब? हर्ष। हाँ बराबर है हर्ष। और तू अकेला ही शायद बोलता रहता है, दूसरे कोई जो लड़के हैं वो शायद पढ़ने के लिए आते नहीं, वो बैठे। हाँ राज बोलता है सर। राज बोलता है, तू बोलता है, कभी कभार नेविल बोल देता है, लेकिन वो तो अभी गायब ही हो गया है। पता नहीं नींद में घूम रहा है, क्या कर रहा है। आज है कि नहीं है नेविल? है सर। है नेविल? कहाँ गया? सर मैं क्लास में। हाँ बराबर है, देखो कितना सिंसियर बच्चा है। सर मैं क्लास में हूँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चल अब तू ही जवाब देगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बता बता, इंतजार कर रहे हैं हम सब। नहीं आता? हाँ या ना तो बोल। नहीं आता? हाँ तो ऐसे बोल। चलो जिसको आता है वो बोलो। किसको आता है इसका जवाब? सर हाँ बोलो। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। उसके उसके देखते देखते बहुत सारे पेड़ कट गए, नई नई बस्तियां बन, थोड़ी सड़कें बन गई, पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए और जैसे तैसे यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। बराबर है। जब वो ग्वालियर से बंबई आए उस समय जहाँ आज लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं, वहां पहले जंगल हुआ करते थे। अभी क्या हुआ? बड़े बड़े चौड़े रोड बन गए, पेड़ों को काट डाला, बस्तियां बना दी, इसलिए चरिंदे और परिंदे वहां से चले गए। और जो नहीं जा पाए उन्होंने यहाँ वहां जहां पर भी जगह मिली वहां अपना डेरा डाल दिया। ये है इसका जवाब। भव्यराज है? भव्यराज है कि नहीं है? ओ भव्यराज भाई पधारे हो आप कि नहीं? हाँ, क्योंकि कुछ दिन आप गायब हो चुके थे, क्लास के अंदर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा। बाकी मैं रेगुलर रहता हूँ सर। हाँ मुझे पता है तेरी अटेंडेंस रेगुलर होती है और तीन चार दिन से तू रेगुलर ही है, लेकिन कुछ समय मैंने बीच में कुछ दिन ऐसे देखे थे जब आप क्लास में नहीं थे। मतलब कहीं बाहर गए होंगे या तो कोई प्रसंग में गए होंगे, कुछ हुआ होगा। और हाँ एक बात बता दो, जो अपने भाई या बहन के मोबाइल से क्लास ज्वाइन करते हैं ना, उनकी एब्सेंट ही लगती है। क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि ये किसका भाई है किसकी बहन है, मैं नहीं जानता। मुझे तो आपका नाम दिखेगा मेल के अंदर तो ही आपकी प्रेजेंट लगेगी, बाकी एब्सेंट ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई बहनों के अकाउंट से वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे मुझे पता नहीं होता कि ये किसका भाई है किसकी बहन है, तो एब्सेंट ही जाएगा आपका, तो ध्यान रखना। चलो इसके बाद है डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? ये मैंने पाठ समझाते समय आपको बोला था कि ये ध्यान रखना, ये प्रश्न का जवाब है। चलो बताओ, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं?
कहीं जाकर बस जाना। ऐसे लिखोगे जवाब, ऐसे बोलो। कहीं एक जगह बस जाना। इस पाठ के आधार पर जो पक्षी थे उनको जो पशु पक्षी के घर रहने के जगह मनुष्य ने बर्बाद कर दिया, जिससे कि वे तो शहरों में आके डेरा डाल के बैठे। बराबर है। चलो ये कुछ जवाब हुआ, ये अच्छा जवाब है। चलो इसके बाद का है लास्ट 25 का लास्ट। शेख हयात के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़ क्यों उठ खड़े हुए? शेख हयात के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर इसलिए चले गए कि उन्होंने उस चोटे को कुआं पर जाना था। उनके चोटे को से बेघर कर दिया था, अतः पिता ने गवाए वापस के पिता को से बराबर, तेरा जवाब सही है ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि कुछ कुछ बीच में समझ में आया, उससे पता चल गया कि तू जवाब सही बोल रही है। अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा सबको सुनाई नहीं दिया होगा, बराबर ना? जैसे मुझे सुनाई दिया वैसे ही आपको सुनाई दिया ना, टूट टूट कर। यस। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। शेख हयात के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनको लगा कि मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया। मतलब कि जब वो स्नान करने के लिए कुएं पर गए तो पानी के साथ जो चोटा था वो उनके शरीर पर चिपक गया और वो घर तक आ गया। जब उन्होंने भोजन करते समय उस चोटे को देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, मतलब उसके परिवार से अलग कर दिया, इसलिए वो खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। ये है इसका जवाब। अब आता है इससे भी बड़े 50-60। उसका पहला है बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण का प्रभाव पड़ा। हाँ बेटा, बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ आबादी को रहने की जगह भी चाहिए, जिससे समुद्र को पीछे हटाया गया और बिल्डरों ने अपने फायदे के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग डाली, और वातावरण में देखो इसके अंदर आपको सब कुछ लिखना है, क्योंकि ये 50-60 है। 50-60 4 मार्क में पूछा जाता है, तो इसके अंदर आपको जवाब भी बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो आपको जवाब में लिखना है कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर यह प्रभाव पड़ा कि जब जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण जंगलों को काटा जा रहा है, समुद्र को पीछे धकेला जा रहा है, और बढ़ती हुई आबादी के कारण जब प्रदूषण बढ़ता है इसके कारण गर्मी में और ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिशें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग, ये सब पैदा होते हैं। और एग्जाम्पल देना है आपको कि जैसे पर्यावरण में असंतुलन पैदा होने के कारण एक बार मुंबई के अंदर जो समुद्र है, दरिया है, उसने 3 बड़े बड़े जहाजों को बच्चों के गेंद की तरह जो है वो मुंबई में फेंक दिया। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी आप सिर्फ पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में लिखोगे तो भी चलेगा कि इसके कारण क्या परिवर्तन आया। जब जनसंख्या बढ़ी तो जंगल को काटना पड़ा, रोड बड़े करने पड़े, चौड़े करने पड़े, इसलिए पेड़ों को काटना पड़ा, समुद्र को पीछे धकेलते गए बड़े बड़े बिल्डर, पैसे कमाने की लालच में बिल्डिंगें बनती गई। और बाकी आपको लिखना है कि गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिशें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग,
ये सब लिख देना है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर आएगा। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? चलो इसका पहले उत्तर दे दो। लड़कियों में से बोलो कोई, चलो। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? बोलो बहन जी हो। लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार घर के अंदर आ जाते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदा हो जाता था। कबूतर अपने घर को बचाने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। देखो इसका जवाब आपको कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी क्योंकि एक कबूतर के जोड़े ने लेखक के घर में अपना घोंसला बना लिया था, मतलब वहां पर डेरा डाला था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको खिलाने पिलाने के लिए वो बार बार खिड़की से बाहर आते जाते रहते थे, दाने चुगने वगैरह के लिए। वो बार बार अंदर आते जाते रहते थे, बार बार किसी न किसी चीज पर बैठकर उस चीज को तोड़ दिया करते थे, गिरा दिया करते थे। और कभी कभार लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्जा गालिब को भी परेशान करने लगते थे, मतलब उनकी किताबों को गंदा कर देते थे, तोड़ देते थे, गिरा देते थे। इसी कारणों से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जो है उनके आने जाने की जगह पर जाली जो है लगवा दी, खिड़की पर जाली लगवा दी। ये है इसका जवाब। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? बोलो, राज जवाब देगा। राज बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। राज को कह रहा हूं मैं, राज को, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी और उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? राज जीवानी, बोलो इसका जवाब। समुद्र के गुस्से की वजह थी कि बिल्डरों की लालच एवं स्वार्थ। बिल्डरों की लालच एवं स्वार्थ। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारों की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी। मेरी बात सुन, किसी में से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई रेफरेंस में से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा इसका जवाब है कि जो बड़े बड़े बिल्डर थे उन्होंने पैसे कमाने की लालच में समुद्र को जो है वो पीछे धकेलना शुरू किया। पहले तो समुद्र जो है वो उसने अपने फैली हुई टांगे समेट ली, धीरे धीरे उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, और फिर खड़े होने की भी जगह नहीं रही। तब उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि जितना बड़ा उसको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसी गुस्से के कारण जो समुद्र है उसने 3 जगह पर बंबई के अंदर, एक है वर्ली के समुद्र के किनारे, एक है काटर रोड पे, बांद्रा के काटर रोड पे, और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। इन 3 जगहों पर बड़े बड़े जहाजों को बच्चों के गेंद की तरह समुद्र ने जो है फेंक दिया, मतलब अपना गुस्सा इस तरह से उसने निकाला। और वो जो जहाज है वो फिर से कभी चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। ये है इसका जवाब। इसमें कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में अच्छे से व्यवस्थित रूप से अपना जवाब लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है रेफरेंस, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, लेकिन
उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने शब्दों में उस प्रश्न का जवाब लिखो। बोर्ड वाले यही देखते हैं, हम भी यही देखते हैं कि आपने अपने शब्दों में जवाब जो है वो लिखा है या नहीं। कॉपी करने की कोशिश मत करो, पढ़ो। आप रेफरेंस कहीं से भी लो, 3-4 जगह से रेफरेंस लेके उस प्रश्न का जवाब पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद लिखो अपनी तरह, वो बढ़िया रहेगा। चलो अब लास्ट है 50-60 का। मिट्टी से मिट्टी मिले होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों को समझाना है, वो तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको याद भी होगा कि फिर से बताऊं। याद है ना आपको? हाँ या ना? ओ भाइयों बहनों, याद है कि नहीं? आप जवाब क्यों नहीं देते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ? आप जवाब नहीं देते हो, हाँ या ना जवाब नहीं देते हो। जब मैं कोई भी चीज आपसे पूछूं तो आप हाँ ना में जवाब दो। यस सर, याद है। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं 3 बार 4 बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि हाँ या ना में जवाब दो, देते हो। चलो तो फिर यहाँ पर अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। मम्मी बता दो, फोन दे दो। निष्ठा। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। चलो मैं इधर से कर देता हूँ, अगर आपसे वहां से नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ। चलो तो ये जो है पाठ, ये हमारा पूरा हुआ। अब ये स्पर्श के यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर जो है वो है ये कविता, तो जिसके लेखक है वीरेन डंगवार। इसका कवि परिचय जो है, इसके कवि है वीरेन डंगवार, और इसका कवि परिचय जो है इनका वो आगे दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना जब भी आपको समय मिले। इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1943 को उत्तराखंड के श्री गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। उनकी जो कविता संग्रह 2 कविताएं बड़ी फेमस हैं, वो है दुनिया में और दुष्चक्र। दुष्चक्र में सृष्टा, ये 2 जो है ये उनकी काव्य संग्रह है। इनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसके अलावा अन्य बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं। बाकी का जो है परिचय आप नजर डाल लेना, पढ़ लेना। अगर परिचय याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इतना याद रहना चाहिए कि 2 कविता जो है उनके कवि हैं वीरेन डंगवार। अब देखो ये कविता है, लेकिन कविता जैसा आपको लगेगा नहीं, पहली बात ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलंकारिक भाषा जो होती है वो नहीं है। मतलब अलंकार के जो प्रकार है, जो अलंकार होने चाहिए कविता के अंदर, जो वर्णानुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, वो इसके अंदर नहीं है। ये आपको पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि हम कोई स्टोरी या पाठ पढ़ रहे हैं, इस तरह की ये कविता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें सब कुछ हिंदी है, कहीं आपको उर्दू फारसी मिलने वाला नहीं है, इसलिए समझने में इजी पड़ेगा। तो शुरू करता हूं कविता। तो तैयार, रेडी हो?
यस सर। देखो, हाँ, एक का जवाब आया। यस सर। चलो, तो सबसे पहले ये जो टाइटल है, ये शीर्षक है कविता का, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए हो, नाम सुनकर आपको पता ही है। तो जो एक हथियार है, देखा है ना आपने? तो देखिए कि नहीं? यस सर। देखिए सर। फिल्मों वगैरह में देखी होगी, अगर ओरिजिनल नहीं देखी होगी तो फिल्मों में, सीरियलों में, जहाँ कहीं आप देखते हो पुरानी सीरियल है पौराणिक, तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो तोप है वो अभी इस समय में, वर्तमान समय में कोई काम की नहीं है, ये बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि एक जमाना इसका था, उस समय सबसे बड़ा हथियार मतलब तोप, सबसे बड़ा हथियार मतलब तोप ही गिनी जाती थी सबसे बड़े हथियार में। उसके अंदर जो गोला है बारूद का, वो डाला जाता था, भरा जाता था, और पीछे एक मशाल जो है सुलगती हुई, जलती हुई, उसको पीछे रखा जाता था ऐसे, और वो गर्म होके फायर होता था, और उससे कई सारे लोग मर जाते थे। तो सबसे बड़ा हथियार, अच्छे अच्छे सुरमाओं को पानी पिला दिया, मार दिया, ये है ये तोप। लेकिन आज ये बेकार है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ऑटोमेटिक जो है वो सारे हथियार आ गए, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, इसलिए अभी टैंक वगैरह चलती हैं ऑटोमेटिक। तो ये तोप जो है उसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि तोप को तो पहले धक्का मार के युद्ध मैदान तक ले जाना पड़ता था, और वहां जाके हाथ से गोले जो है वो चढ़ाने पड़ते थे, कई देर तक उसको इस तरह से आग में रखा जाता था, बाद में वो फायर होती थी, तो एक रेंज तक उसके गोले जो है वो दागे जाते थे। लेकिन अभी तो बहुत दूर दूर तक जो है गोले दागे जाते हैं टैंक से, ऑटोमेटिक सब हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई युद्ध में भी। तो ये तोप जो है वो बेकार हो गई। तो इसी तोप के बारे में हमें जो है इस कविता के अंदर पढ़ना है। वैसे इजी है, लेकिन थोड़ा इतिहास है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देके समझना। चलो शुरू करता हूँ। पहला पैराग्राफ, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। देखो, लगा कविता जैसा आपको? ये कविता जैसा लगा? नो सर। ये जैसे आप कोई पाठ पढ़ रहे हो या तो स्टोरी पढ़ रहे हो, ऐसा ही लगेगा, क्योंकि इसमें ना कोई सुर ताल राग, ना कोई अलंकार, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए चलो अब मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहली लाइन है, कंपनी बाग के मुहाने पर। अब ये कंपनी क्या है वो तो आप इतिहास में पढ़े ही होंगे, आप एसएस के अंदर पढ़ते होंगे। ये कंपनी मतलब क्या? फटाफट जवाब दो, कंपनी मतलब क्या? सर आर्मी जैसा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, तो ये कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। पढ़े हो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि नहीं एसएस के अंदर? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। कंपनी मतलब कोई फैक्ट्री की बात नहीं है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी बाग के मुहाने पर, बाग मतलब बगीचा, बाग मतलब बगीचा, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के बगीचे के मुहाने पर, मुहाना मतलब जहां से आप एंट्री लेते हो, एंट्री गेट जो होता है उसे कहते हैं मुहाना, मेन गेट। उसके ऊपर तोप को रखा गया है, उसके ऊपर जो है तोप को रखा गया है। किस लिए रखा गया है? सैलानियों को दिखाने के लिए।
जो टूरिस्टर है, जो टूरिस्ट है, उनको वहाँ ये तोप जो है, पुरानी तोप, वो देखने के लिए मिले, इसलिए वहाँ पर रखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग के मुहाने पर, मतलब उस बगीचे के मेन गेट के ऊपर धर रखी गई है। यह 1857 की तोप धर रखी गई है, मतलब वहां से लाकर यहाँ पर रख दी गई है। धर रखी गई है मतलब वहां पर रख दी गई है 1857 की ये तोप 1857 की। क्या हुआ था 1857 में? रिवोल्ट। बराबर है, विप्लव। 1857 का विप्लव जो है, वो टीपू सुल्तान वगैरह थे ना, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारा विरोध किया था, युद्ध किया, जो भी विरोध जितना भी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए करना चाहिए वो सब किया 1857 में। लेकिन आजादी कब मिली हमें? 1947। हाँ, मतलब 90 साल लेट हो गए। कितना? 90 साल, 90 इयर्स लेट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग थे चापलूसी करने वाले, जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनके तलवे चाटते थे, उनकी गुलामी करते थे। ऐसे लोग थे, इन्हीं के कारण ये लेट हुआ। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, वरना उनको 1857 में ही भाग जाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये तोप जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो तोप है 1857 की, और उसको रखा गया है कहाँ पर रखा गया है? कंपनी बाग के मुहाने। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग के मेन गेट के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर। मुहाना मतलब प्रवेश द्वार, जहाँ से एंट्री होती है, प्रवेश द्वार, उसके ऊपर तोप को रखा गया है। वो तोप है 1857 की, और 1857 में इस तोप की बोलबाला थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं थे। सबसे बड़ा हथियार मतलब तोप। हम कहते हैं ना, तू कोई बड़ी तोप नहीं है, तो वो तोप जो है वो बड़ी थी 1857 में, अब नहीं है। तो 1857 में इस तोप ने अच्छे अच्छे बहादुरों के, बाहुबली के, सुरमाओं के चिथड़े उड़ा दिए इसी तोप ने। लेकिन आज ये तोप बेकार है। तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी होती है बड़ी संभाल। संभाल मतलब संभालना, देख रेख। संभाल मतलब क्या? देख रेख। इसकी बड़ी देख रेख होती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। विरासत मतलब क्या? विरासत मतलब क्या? जो संपत्ति, जो चीजें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, उसे कहते हैं विरासत, उसे कहते हैं विरासत। तो यहाँ कहा गया है कि इसकी होती है बड़ी संभाल, इस तोप की बड़ी संभाल होती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जो कंपनी का बाग है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बाग, वो हमें विरासत में मिला, वो भाग गए। जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें मिला, उसकी तरह ये तोप भी मिली है। ये तोप भी हमें विरासत में मिली है। हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अभी हमें वो विरासत में मिली है, इसलिए हम उसे बड़े संभाल के रखते हैं। उसकी बड़ी संभाल होती है। कब? साल में चमकाई जाती है 2 बार। साल में चमकाई जाती है 2 बार। कब? 2 बार कब? पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी। बराबर है, बराबर है, बिल्कुल सही जवाब है। साल में 2 बार हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं,
15 अगस्त और 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। ये जो दो है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उन दिनों 2 बार, मतलब साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को तोप को चमकाया जाता है, चमकाया जाता है, उसकी संभाल ली जाती है। तब तक चाहे जो भी हो, लेकिन साल में 2 बार उसको बड़ा चमकाया जाता है, उसकी संभाल ली जाती है, क्योंकि उस दिन उस कंपनी के बाग में जब झंडा फहराया जाता है भारत देश का, हिंदुस्तान का, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैलानी वहां देखने के लिए आते हैं, तो उसको चमकाया जाता है और लोग उसे देखते हैं कि 1857 की तोप है। उस समय युद्ध में इस प्रकार की तोपों का उपयोग किया जाता था, जो सबसे बड़ा हथियार मानी जाती थी ये तोप। चलो टाइम ओवर हो गया है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है। आज मैं आपको होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग। इस कविता को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर मैं कल आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो किसी का होमवर्क पिछले चैप्टर का बाकी है, सारे क्वेश्चन आंसर, तो वो पूरा कर लेना, क्योंकि अब चेकिंग के लिए जब हम मंगवाएंगे तो सबकी बुक रेडी होनी चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल हमारे लेक्चर के टाइम। चलो, धन्यवाद।